नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है और हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। ये हमारा चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान के लिए सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के एक परमाणु का 1/16 भाग किया गया और उस 1/16 भाग से तुलना करके जो बाकी जितने भी तत्व थे उन तत्वों के द्रव्यमान की गणना की गई। उसका मात्रक U से लिखा गया और U को उन्होंने नाम दिया था कि यूनिफाइड द्रव्यमान। किसने दिया था? IUPAC, यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। लिख देता हूं मैं। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्रीज का फुल फॉर्म है। तो इस संस्थान में जो द्रव्यमान का मात्रक है जिसे U से लिखा गया उसे यूनिफाइड द्रव्यमान नाम दिया गया। उसके बाद जब धीरे धीरे इन पे शोध होता गया तो सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ में के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। क्या किया गया कि 1961 में कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप जिसे बोलते हैं, वो कार्बन 12 के नाम से है। इसके पहले तो तुलना की गई थी ऑक्सीजन परमाणु के भार का 1/16 भाग को एक आधार मानकर शेष तत्वों के शेष परमाणुओं के द्रव्यमान की कल्पना की गई थी। बट स्टूडेंट्स 1961 ईस्वी में आते आते कार्बन परमाणु का एक समस्थानिक है C12 जिसे बोलते हैं, उस समस्थानिक को सार्वभौमिक यानी पूरी धरती पर इसको स्वीकार किया गया। सार्वभौमिक रूप से इसे द्रव्यमान की इकाई माना गया, द्रव्यमान इकाई के रूप में स्वीकार किया गया।
इसमें क्या होता है कि इस C12 कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु का 1/12वां भाग क्या होता है, एक द्रव्यमान इकाई के रूप में काम में लिया जाता है। स्टूडेंट्स आगे चलकर क्या हुआ कि यदि मैं इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देना चाहूं कि 1/12 भाग को काम में कैसे लिया गया। सपोज करिए कि आप तरबूज बेच रहे हैं या आप कोई और फल बेच रहे हैं। सपोज करो आपके पास तोलने के लिए बाट नहीं है, तो आप काफी लोगों को गांव में या फिर आजकल जहां सब्जी वाले भी कई होते हैं उन्होंने देखेंगे आप पत्थर के बाट बना रखे हैं। उस पत्थर में 1 किलो कहां से आया? क्या पत्थर का निर्माण जब हुआ तो 1 किलो का हुआ था? ऐसा नहीं। क्या हुआ कि पहले से जो मेजरमेंट है, पहले से जो बाट तय है 1 किलो का, उसके बराबर उन्होंने क्या किया, उस पत्थर का वजन कर लिया, उसे तोड़ फोड़ के छोटा करके उसको बड़ा पत्थर लिया, तोड़ तोड़ के उसको घिसकर उसके बराबर वेट में बना लिया और उसको 1 किलो के वाट की जगह काम में लेने लगे। मैं यदि यहां पर ये बात करता हूं कि अपने पत्थर भी नहीं साफ, और उसने क्या किया कि एक तरबूज लिया और एक तरबूज को उसके पास बाट नहीं थे, किसी के पास मान लो मेजर करके आ गया वो, और उस तरबूज के उसने टुकड़े कर लिए बराबर बराबर 12 भाग कर लिए। तो प्रत्येक भाग एक भार को निर्मित करेगा, एक इकाई को निर्मित करेगा। आप उसे आधा तरबूज चाहिए तो 6 टुकड़ों के बराबर तोल देगा, आधे का भी आधा चाहिए 3 टुकड़ों के बराबर तोल देगा। हमें 1/4 किलो चाहिए यानी 3/4 भाग चाहिए तो 9 भागों के बराबर उसको तरबूज तोल के दे देगा, और पूरा का पूरा तरबूज चाहिए तो 12 के 12 भाग के बराबर तोल के दे देगा। यानी उसने एक आधार ले लिया कि मैं किसके सापेक्ष गणना करूंगा कि कितना वजन मैंने दिया है, कितना रुपया आपसे लेना है। उसी प्रकार से कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप C12 को सार्वभौमिक रूप से इन द्रव्यमान इकाई का आधार या द्रव्यमान इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु के प्रत्येक भाग का 1/12वां भाग आधार के रूप में माना जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हमें तत्व दे रखे जिनके द्रव्यमान यहां पर दिए हुए हैं, उनको मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं। लिखने से तात्पर्य कि बुक में भी पढ़े, पर आप एक बार ढंग से देखें तो आपको याद भी हो जाएंगे। यहां हम लिखेंगे तत्व कौन सा है और यहां उसका भार कितना है। 1 नंबर पे हम बात करें तो सबसे पहला हाइड्रोजन ही आएगा। 1 नंबर पे आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H और इसका भार, एक परमाणु का भार 1 इकाई होता है, ग्राम नहीं बोलेंगे, 1 इकाई। फिर दूसरे नंबर पे अपन ले लें ऑक्सीजन, ले लें नाइट्रोजन, ले लें, चलो नाइट्रोजन ले लिया। कार्बन भी ले सकते हैं, चलो नाइट्रोजन कोई भी ले लें, अपन ऐसे ही रेंडमली उठा रहे हैं। नाइट्रोजन का प्रतीक N है और इसका भार 14 होता है। ऑक्सीजन ले लिया, इसका सिंबल प्रतीक तो O होता है और 16 का इसका भार होता है। अपन 4th नंबर पे मान लो क्लोरीन ले लें, कैल्शियम ले लें, सोडियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम ले लिया, सोडियम मैग्नीशियम ले लेते हैं अपन, सोडियम मैग्नीशियम सल्फर। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, उसका प्रतीक Na होता है, और सोडियम का जो भार है वो 23 इकाई होता है, 23। 5 नंबर पे बात करें मैग्नीशियम, उसे Mg से लिखते हैं, भार 24 इकाई होता है। इस प्रकार हम यहां पर कार्बन को
कार्बन के 1/12 भाग को द्रव्यमान इकाई मानकर शेष तत्वों के भार की गणना की गई। उनमें से कुछ आपके सामने मैंने यहाँ लिखे। सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 वो लिख देता हूं मैं। सल्फर का S है सिंबल और 32 उसका भार है। क्लोरीन का भार, क्लोरीन का प्रतीक Cl है, भार 35.5 होता है, पर अक्सर इसको 36 में ही काम में लेते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है कैल्शियम, कार्बन का जो भार है, कार्बन सी से लिखते हैं वो तो 12 होता ही है। और फिर देखें हम कैल्शियम, चलो कैल्शियम रह गया, तो कैल्शियम का भार Ca 40 होता है। तो देखें एक बार वापस से, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन 35.5 है, कार्बन 12 है और कैल्शियम 40 है। इस प्रकार मैंने कुछ यहाँ पर तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार लिखे इकाई में। और इकाई किसको माना गया है मैंने बता दिया कि कार्बन के समस्थानिक C12 के को द्रव्यमान इकाई मानकर इसकी गणना की जाती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम बात करें कि परमाणु है वो स्वतंत्र, अधिकतम तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते, क्योंकि वो जब स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हैं तो आयन या यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, वो बहुत क्रियाशील होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो अभिक्रिया में भाग लेती है। तो जब परमाणु सिंगल पड़ा है तो वो अपनी उपस्थित परिस्थितियों में अभिक्रिया या रासायनिक संयोग करने की कोशिश करता है, आयन या यौगिक बनाने की कोशिश करता है। तो अधिकांश जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं, या तो वे यौगिक या वे अणु के रूप में विद्यमान रहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब रासायनिक संयोग द्वारा या परस्पर आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं या एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तब वो अणु बनाते हैं, और अणु स्वतंत्र रूप से उपस्थित रह सकता है, वो अभिक्रियाशील नहीं होता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं रह सकते। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि कुछ हमारे पास में और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम देखते हैं। हमने देखा कि तत्वों के अणु के बारे में अभी मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग या परस्पर आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं और इससे अणु का निर्माण होता है। प्रत्येक अणु स्वतंत्र रूप से उपस्थित रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है, जबकि परमाणु का, सिंगल परमाणु का, अकेले परमाणु का, एकल परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि वो अभिक्रियाशील होता है। आगे हम देखें कि जैसे तत्व के अणु एक ही प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु में जितने परमाणु होते हैं वो भी एक ही प्रकार के होते हैं। एक तत्व के बहुत सारे परमाणु मिलकर एक 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। और जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, ये सब गैसेज की बात करें तो अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व में केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। यानी जैसे आर्गन है, हीलियम है, इसकी बात करें तो अनेक तत्वों के जो अणु हैं उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। आर्गन का जो अणु है वो एक ही परमाणु द्वारा होता है। मैंने भी कहा था कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो एक परमाणु से भी
अणु बनाते हैं और वो अस्तित्व में भी रहते हैं। तो उनका नाम बोला है आर्गन और हीलियम। अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता क्योंकि धातुएं बहुत क्रियाशील होती है। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा कि AR लिखा होता है पर सिंगल में कभी भी H ही लिखा होता है, पर सिंगल में कभी O नहीं होता। आपको O2 लिखा मिलेगा, जैसे आपको NH3 लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे आपको N2 लिखा हुआ मिलेगा। ये सब सिंबल है कि ये एकल परमाणु अणु है, इनको बोलते हैं एकल परमाणु अणु है। जबकि जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो ये है द्वि परमाणु अणु हो गए। यदि ऑक्सीजन के 2 की जगह 3 परमाणु संयोग करते हैं तो O3 बनता है और O3 ओजोन गैस का प्रतीक है। O3 मीन्स होता है ओजोन गैस का एक अणु। 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ओजोन गैस का एक अणु निर्मित करते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु का परमाणुकता कहलाती है। यानी टॉपिक अच्छा है, परिभाषा अच्छी है, और हम इसको देखें कि किसी अणु की संरचना में जितने परमाणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। देखो, किसी अणु की संरचना में जितने परमाणु भाग लेते हैं उनकी संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। समझ में आ गई? परमाणुकता क्या है? परमाणुकता का मीनिंग है कि जब किसी अणु की संरचना में, या की लिख दें, किसी अणु की संरचना में जितने परमाणु भाग लेते हैं उनकी संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असमित परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं। यानी कुछ धातु के जो अणु होते हैं उनमें कार्बन या अन्य प्रकार के सीमित संख्या में परमाणु नहीं होते हैं, असीमित संख्या में परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं। ऐसा कुछ धातुओं के अणुओं में होता है, सब में नहीं होता। यहाँ स्टूडेंट एक सारणी दे रखी है, वहाँ परमाणुता देखना है, अधातु और धातु। यहाँ पर धातुओं के नाम है, अधातुओं के नाम है आर्गन जो गैस है वो अधातु है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। जितनी भी गैसेज हैं
वो सारी अधातु हैं। धातुओं में बात करें, सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो ये ऑक्सीजन मैंने बताया आपको द्विपरमाणुक है। हाइड्रोजन हीलियम एक परमाणुक है जो परमाणुकता की बात करें, और हाइड्रोजन H2 होता है, सिंगल H नहीं होता, तो ये भी द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन में N2 होता है, Cl2 होता है, Cl नहीं होता कभी। क्लोरीन Cl2 होता है। क्लोरीन की बात करें तो जैसे अपन बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपन ने देखा है कि हीलियम आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर। और सल्फर देखो, ऑर्गन को ऐसे लिखते हैं, ये हीलियम He से लिखा जाता है, हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन N2 लिखा जाता है, क्लोरीन Cl2 लिखा जाता है, फॉस्फोरस अकेला सिंबल P से लिख सकते हैं, और सल्फर को सिंबल S से लिखा जा सकता है। ओके, तो यहां पर जो फॉस्फोरस और अपना जो सल्फर है उनकी अपन यदि बात करें तो यहां पर फॉस्फोरस है वो चतुर परमाणु है। फॉस्फोरस की संयोजकता 4 होती है, P4। तो यहां पर ये हो गया चतुर परमाणु। सल्फर है वो उसमें बहुपरमाणुक होता है। वैसे तो सल्फर एक श्रृंखला बनाता है, चेन की तरह काम करता है। तो सल्फर को हमेशा अपन बहुपरमाणु की तरह काम में लेते हैं। और बहुपरमाणु जैसे बहुलक बनाने के लिए सल्फर है वो उपयोग में आता है। बहुलक जिसमें चेन में बहुत सारे कण अणु जुड़ते हैं, परमाणु जुड़ते हैं, तो ये बहुपरमाणु होता है। कौन? सल्फर। ओके, उसके बाद अपन धातुओं की बात करें तो धातु है सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर। और कॉपर इनको लिखते तो Na एक परमाणु, Fe एक परमाणु, Al एक परमाणु और Cu एक परमाणु होता है। तो ये सब एकल परमाणु होते हैं क्योंकि ये सिंगल इनका जो परमाणु होता है वो अस्तित्व में रह सकता है। धातु गैसें, इनमें भी कैटेगरी होती है कि कौन सी गैसें बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, कौन सी अक्रियाशील होती है, कौन सामान्य रूप से क्रिया करती है। तो ये सब हम देखते हैं। तो धातु सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में क्रिया नहीं करती है, इसलिए वो एकल परमाणु है, और यानी सिंगल परमाणु का उसका अस्तित्व है। जबकि जो गैसें हैं उनमें से जो सामान्य रूप से क्रिया नहीं करती वो एकल परमाणु है। जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है वो क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग उनके परमाणु का संगठन यानी अणु में परमाणु की संख्या यानी परमाणुकता उनकी होती है। आगे बात करें हम कि यौगिकों के अणु किस प्रकार से होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के अणु परस्पर रासायनिक संयोग द्वारा एक ऐसा
समूह बनाते हैं, ऐसे अणुओं का समूह बनाते हैं जिसके गुण उसमें काम में लेने वाले तत्वों के अणु से भिन्न होते हैं, तो वो वे यौगिक कहलाते हैं। इस तरह की परिभाषा और इस तरह का परिचय हमने लिया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें और होमवर्क जरूर करें और अपनी बुक, सिलेबस, अपनी जो नोटबुक सारी खरीदें, मेहनत करें। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और हमारी जो एक्यूरेसी है, हमारी जो गेन करने की पावर है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे, पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।